जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। इसके बाद फौरी बाद वक्त क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारा ज़ाय हो चुका है, कुछ बिजली की मुनासिबत से भी और कुछ हमने ताख़िर से भी प्रोग्राम शुरू किया था। इसके फौरी बाद मैं तो जनाब आदिल अज़ीज़ सिद्दीकी साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और इस उन्वान के तहत अपनी गुफ्तगू पेश करें। आदिल अज़ीज़ सिद्दीकी साहब है तो हेड कंसल्टेंट मेंबर एकेडमी हैदराबाद के हैं, हेड कंसल्टेंट है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज कोच और मेंटोर हैं। आप है तो विजिटिंग फैकल्टी मानू यूनिवर्सिटी हैदराबाद में सिविल सर्विसेज सेंटर में आप विजिटिंग फैकल्टी हैं और साथ ही साथ माइंड्स इन मोशन फाउंडेशन की है तो डायरेक्टर भी हैं। मैं दावत दे रहा हूँ आदिल अज़ीज़ सिद्दीकी को कि वो आएँ और आपसे मुखातिब हों। बैठ के भी पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदुल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। गाइस पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़िज़ मेहमान डॉक्टर तनवीर अहमद साहब और डॉक्टर साजिद बेलीम साहब, स्टेज के नीचे बैठे हुए हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानान, हमारी माएँ बहनें, बुजुर्ग और मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने हमें ये मौका दिया कि माइंड्स इन मोशन एजुकेशन एक्सपो 2024 ऑर्गेनाइज कर सके और आप लोग यहाँ जमा हुए, इसके लिए भी आप तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ पर जिस उन्वान पर बात करने के लिए कहा गया है वो है कि लीडरशिप ब्लूप्रिंट एंड द स्किल्स एवरी स्टूडेंट शुड हैव। तो मेरी बात शुरू करने से पहले मैं तमीद के तौर पर ये बात कहूँगा कि डेल कार्नेज अपनी बुक में लिखते हैं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में कि एक हमारा दायरा होता है सोच का जिसे हम सर्कल ऑफ कंसर्न कहते हैं। ये बहुत बड़ा और बहुत वसी दायरा होता है जो हमारी फिक्रें होती है। उससे छोटा एक दायरा होता है, वो होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जहां पर हम अपनी जात से कोई चीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और उससे एक और छोटा दायरा होता है जिसे हम कहते हैं सर्कल ऑफ एक्शन। ये वो दायरा होता है जहां पर हम प्रैक्टिकली कुछ कर सकते हैं। तो मेरी बात में मैं मुखातिब रहूंगा पेरेंट्स से, स्टूडेंट से, टीचर्स से और जो स्कूल मैनेजमेंट और सोसाइटीज है उनसे। जहां पर बात आती है लीडरशिप की, एजुकेशन की, तो ये बात हम कर रहे हैं अपनी आने वाली अगली नस्लों के लिए। जो बच्चे अभी हमारे पास अमानत के तौर पर मौजूद हैं, हमें इन्हें कैसे परवान चढ़ाना है कि आगे चलकर हमारी कौम और मिल्लत के लिए असासा बन सके और ये उनके लिए लीडरशिप का रोल निभाए। लेकिन इस पर बात करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम लोग दो चीजों को बहुत अच्छे से समझ लें। पहली चीज तो ये कि जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं 21st सेंचुरी में, क्या दरपेश मसाइल है, क्या चैलेंजेस है जिसका हम लोग सामना कर रहे हैं और आने वाले टाइम में क्या चैलेंजेस है जो हमारे सामने आने वाले हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं अब हम लोग बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स, बहुत ही ज्यादा एम्बिगुअस और बहुत ही वोलेटाइल वर्ल्ड और बहुत ही डायनामिक वर्ल्ड में हम लोग जी रहे हैं। जैसे भी डॉक्टर तनवीर साहब ने खुद कहा कि दुनिया बहुत फास्ट चेंज हो रही है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जितने चेंजेस पिछले 100 साल में आए थे वो चेंजेस पिछले 10 साल में आ गए, और जितना टाइम पिछले 10 साल में चीजों को बदलने को लगा अब वो 1 साल में बदल जा रही है। आप सुबह उठते हैं तो हुकूमत किसी और की होती है और शाम में सोए तक हुकूमत किसी और की हो जाती है।
टेक्नोलॉजी उतनी फास्ट तब्दील हो रही है, ऐसे दौर में नए नए किस्म के मसाइल, नए नए किस्म के प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हमारे पास आ रहे हैं। आप तमाम को जरूरत है कि उन चैलेंजेस को समझें, क्योंकि अब हमें अपनी नस्लों को इन चैलेंजेस के साथ तैयार करना है। 21st सेंचुरी और आने वाला दौर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल और अनएक्सपेक्टेड है। क्या मसाइल आ जाएंगे, आप लोग बहुत रिसेंटली आप लोगों ने देखा, हम लोग कोविड के दौर से गुजरे। किसने इमेजिन किया था कि ऐसा दौर आएगा? और वैसे दौर में और एक कोविड और पैंडेमिक ने सारे दुनिया का नक्शा बदल के रख दिया। आपके तालीमी निजाम का, आपके ऑफिसेस का, सब कुछ चेंज हो गया। जो सलाहियतें पहले बहुत ज्यादा दरकार थी, अब उनकी जरूरत नहीं रही, और एक बिल्कुल नई सलाहियतों की आपकी जरूरत पड़ रही है। तो इसमें हमको चाहिए कि हम लोग ना सिर्फ वक्त के साथ चले, हमको वक्त से आगे चलना है। और जिन नस्लों को अभी हम तालीम दे रहे हैं, जिनकी हम परवरिश कर रहे हैं, ये वो नस्लें हैं जो आगे 15-20 साल के बाद वो मैदान अमल में आएगी। तो हमें ना सिर्फ वक्त के साथ चलना है, हमें वक्त से 15-20-50 साल आगे सोचने की जरूरत है। दूसरी चीज जो समझने की जरूरत है हमें, इस दौर में जिस तरीके से डिफाइन किया गया है, जिस जनरेशन से हम लोग डील कर रहे हैं, उसे जनरेशन अल्फा कहा जाता है। ये वो जनरेशन होती है जो 2010 और 2011 के बाद से लेकर 2024 तक जो जनरेशन पैदा हुई है, इसे हम कहते हैं जनरेशन अल्फा। इससे पहले जो जनरेशन थी उसे कहा जाता था जनरेशन जेड, जनरेशन जी, जो 1981 से लेकर 1996 तक जो लोग पैदा हुए थे उनको हम जनरेशन मिलेनियल्स कहते हैं, जनरेशन वाई कहते हैं। तो ये मिलेनियल्स और जनरेशन जेड ये अब पेरेंट्स बन चुके हैं, और अब हमको देखना है जनरेशन अल्फा को। अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों की तरबियत में, अपने बच्चों की सलाहियतों को परवान चढ़ाने में ये गलती करते हैं कि जो चीजें उनसे बाकी रह गई थी, अब वो अपनी आने वाली जनरेशन पर लाते हैं। कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है, कोई थंब रूल नहीं है। अब हमको जरूरत है कि ये जनरेशन की कैपेसिटीज को समझें और उसके हिसाब से उनको ट्रीट करें। ये जनरेशन जो जनरेशन अल्फा कही जाती है, इसको एक और नाम है डिजिटल जनरेशन। जनरेशन जेड जो मैं जिससे बिलोंग करता हूं, हम लोगों ने इंटरनेट को इवॉल्व होते हुए देखा। हम लोगों ने लैंडलाइन भी यूज किया, हम लोगों ने नए नए फोन भी देखे, हम लोगों ने पेजर का दौर देखा। लेकिन ये जो जनरेशन है, ये पैदा ही इंटरनेट के जमाने में हुई। ये इसने कभी इंटरनेट के बगैर लाइफ को इमेजिन किया ही नहीं। इनके तसव्वुर के परे है कि इंटरनेट के बगैर जिंदगी कैसे चलेगी करके। तो ये दौर के चैलेंजेस और ये जनरेशन से हमें डील करना है। तो इसमें कई सारे मुफक्किर, कई सारे स्कॉलर्स ने अपनी थ्योरीज दी है कि ये जनरेशन को अब कैसे डील किया जाए। लेकिन चूंकि हम लोग ईमान वाले हैं, हम लोग कुरान और हदीस को मानने वाले हैं, और हमारा ये पुख्ता यकीन है कि कुरान जो नाजिल हुआ ये रोज़े क़यामत के लिए हमारे लिए रहनुमाई का, इसमें सारा सामान कर दिया गया। तो हमें तो जरूरी और हमारे ऊपर वाजिब है कि हम पूरी रहनुमाई कुरान और हदीस की रोशनी में ले। जनरेशन्स जो भी हो, हालात जो भी हो, हालात आते जाते रहेंगे, बदलते रहेंगे। हमें जरूरी है कि हम कुरान और हदीस की रोशनी में इस चीज को समझें कि हमें किस तरीके से इस चीज से डील करना है। अब मैं बात करना चाहूंगा उन लोगों से जो ऑलरेडी पेरेंट्स बन चुके हैं, जिनके बच्चे अब तालीम हासिल करना शुरू कर दिए हैं, और उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद हो चुकी है। तो इन पेरेंट्स को मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि अपनी जिम्मेदारी को समझें। आपके पास जो आपको औलाद दी गई है, ये अमानत के तौर पर दी गई। इसकी तरबियत करना, इसकी परवरिश करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरा अक्सर सफर होता है, कई सारे सेशंस, कई सारे लेक्चर्स होते हैं। मैंने बड़ी बड़ी महफिलों में ये सवाल पूछा है कि जब आपको कोई स्किल सीखनी होती है, फॉर एग्जाम्पल आपको अकाउंटिंग सीखनी है, आपका अकाउंटेंट बनना है,
तो आप अकाउंटिंग का कुछ कोर्स करते हैं, साल 2 साल 6 महीने कोई टैली सीखेगा। आपको इंजीनियर बनना है, 4 साल का कोर्स करेंगे आपको डॉक्टर बनना है, आप 5 साल 8 साल स्टडी करेंगे कि मुझे डॉक्टर कैसे बनना है। मुझे ये बताइए कि जब आप लोगों ने नियत की और इरादा किया कि आपको पेरेंट्स बनना है, तो कितने लोगों ने पेरेंट्स बनने का कोई कोर्स किया? मेरा ये आप लोगों से सवाल है। कोर्स छोड़िए, मुझे ये बताइए कि कोई वर्कशॉप अटेंड किया एक दिन का भी कि अल्लाह ताला मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डालने वाले हैं, तो क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? शादी से पहले हस्बैंड बनने के लिए वाइफ के हुकूक क्या होते हैं, इस चीजों हम लोग ये समझते हैं कि शौहर बनना, वालिद बनना, वालदा बनना, ये हमें विरासत में मिला है। क्यों? क्या जरूरी नहीं था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने से पहले आप कोई किसी तरीके से अपने किसी उस्ताद से, अपने किसी बड़े से इस चीज को समझ लेते हैं? क्या किसी ने एक वीडियो भी देखा था कि हाँ अच्छा पेरेंट्स कैसे बनते हैं? एक कोई किताब या किताबचा किसी ने पढ़ी थी? नहीं, हमारे पास इस बात की इंपॉर्टेंस ही नहीं है। और हम बात कर रहे हैं कि हम लीडर्स बनाएंगे। तारीख गवाह है, जितने लीडर्स दुनिया में बने उनके पीछे उनके पेरेंट्स का और खास करके उनकी माओ का हाथ रहा। अल्लामा इकबाल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना मौदूदी, आप नाम लीजिए, पॉलिटिकल लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स, कहीं पर भी ये पेरेंट्स और माओ का किरदार होता है जो इन बच्चों को, आने वाली नस्लों को तैयार करते हैं। अब बात ये आती है कि ठीक है, अब जब यहां आप लोग आए हैं ये बात के लिए कि अब हम लीडर्स कैसे बनाएं, तो मैं आपको बताता हूं। ज्यादा वक्त मुझे बहुत मुख्तसर मिला है, मैं शॉर्ट में कोशिश करूंगा आप लोगों के सामने कुछ बातें रखूं। पेरेंट्स के लिए मैं ये कहूंगा कि अपने बच्चों को पर जब आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको 4 एरियाज पर काम करना है। जब आप चाहते हैं कि वो लीडर बने, एक अच्छी शख्सियत बनकर निकले, वो एक कंट्रीब्यूटर बने, वो हमारी उम्मत के लिए असासा बने, तो उसके लिए जरूरी है कि आप बच्चे के 4 चीजों पर काम कीजिए। उसमें सबसे पहले जो काम करना है वो उसकी अक्ल पर काम करना है, उसके माइंड पर काम करना है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम उसके इंटेलेक्ट को डेवलप करें, उसकी नॉलेज को डेवलप करें। इसके लिए हमने उसको स्कूल, ट्यूशंस, कई रिसोर्सेज और नॉलेज की तो कमी नहीं है। आज हम जिस डिजिटल दौर में जी रहे हैं, यहाँ पर फुकदान नहीं है नॉलेज का, बहुत नॉलेज अवेलेबल है। स्कूल्स भी बहुत ज्यादा इस पर मेहनत करते हैं कि बच्चों का इंटेलेक्चुअल और आईक्यू कैसे डेवलप किया जाए। तो पेरेंट्स भी ये समझ लें कि हमें पहली चीज और पहला जिस एरिया पर काम करना है फ्यूचर जनरेशन को और लीडर्स बनाने के लिए, वो है अक्ल और उनके इंटेलेक्चुअल पर। दूसरी चीज जिस पर हमको काम करना है वो है उनकी बॉडी पर, उनको फिजिकली फिट बनाना। आज आप देख लीजिए आपके बच्चे क्या चीज कंज्यूम कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उसके न्यूट्रिएंट कंटेंट्स कैसे हैं। हम लोग पढ़े लिखे होकर भी इस बात को बारहा इग्नोर कर देते हैं। कहते हैं ना, हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी। आप माइंड कितना भी अच्छा तैयार कर लीजिए, लेकिन अगर आपकी बॉडी आपको साथ नहीं देती तो आप प्रोडक्टिव नहीं हो सकते। इसके बाद हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान डॉक्टर वजदी साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं भी उनका खैर मकदम करता हूँ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से। तो दूसरी चीज जो हमें काम करना है उनकी बॉडी पर काम करना। अब बॉडी पर काम करने की जब बात आती है तो हमारे जहन में सीधे आ जाता है कि जिम लगाना। नहीं, वो एक पार्ट है आपको फिजिकली फिट होने के लिए। डिजिटल दौर के जो जनरेशन अल्फा के जो हमारे पास नस्ल है, ये बहुत ज्यादा टाइम अपना इंडोर गुजार रही है। आउटडोर एक्टिविटीज इसके कम हो